चलिए भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में हॉफमैन एलिमिनेशन देख रहे थे और बात एक सवाल पर आकर रुकी थी, है ना। चलिए, तो वो सवाल आज, है ना, पूरा कर लिया जाए, जवाब ढूंढ लिया जाए उसका। लिखो हॉफमैन एलिमिनेशन में ही आगे, है ना, वो लेट अस से यहाँ पर हम लोगों ने बेस ले लिया है z और इसको प्रोडक्ट a बोल दिया है, ठीक है। ये हॉफमैन प्रोडक्ट बना है क्या। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ ए दिस प्रोडक्ट, है ना, व्हेन बेस इज लेट अस से अल्कोहलिक KOH हीट, ठीक है, और y जो है वो एक बार है NCH3 होल थ्राइस प्लस एक बार है SCH3 होल ट्वाइस प्लस एक बार है मान लो ब्रोमीन और एक है आयोडीन, ठीक है। तो इससे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोला जा रहा है कि A का जो परसेंटेज है उसका ऑर्डर क्या होगा अगर हम बेस सबके लिए फिक्स रख दें और y एक बार ये हो, एक बार ये हो, एक बार ये हो, एक बार ये हो, तो A का परसेंट सबसे ज़्यादा इनमें से अगर लिविंग ग्रुप वैरी करेगा तो सबसे ज़्यादा A का परसेंट किसके साथ होगा, फिर किसके साथ होगा, फिर किसके साथ होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो देखो यहाँ पर, तो ये और ये तो आप कर लिए होंगे, है ना, मतलब ये दोनों में A का परसेंट ज़्यादा होगा, मतलब ये मेजर होगा, और इसमें ये माइनर होगा, और इन दोनों में, है ना, ज़्यादा कम आयोडीन के साथ होगा और थोड़ा ज़्यादा ब्रोमीन के साथ होगा, क्योंकि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ज़्यादा ZF, है ना, जितना पुअरर लिविंग ग्रुप होता चला जाएगा उतना हॉफमैन प्रीडोमिनेट करता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसमें और इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये और ये में किसको ज़्यादा बोले, ये दोनों तो कर लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान भी रखने वाली बात है, इसको याद भी कर लेना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो A का परसेंट होगा इस क्वेश्चन में वो A के साथ होगा, मतलब NR3+ के साथ, फिर B के साथ होगा, फिर C के साथ होगा और लास्ट में D के साथ होगा। मतलब सबसे कम परसेंट A का हॉफमैन प्रोडक्ट का आयोडीन के साथ बनेगा क्योंकि वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, और सबसे ज़्यादा परसेंट इसका A के साथ बनेगा इसके साथ क्योंकि ये सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है। इसमें और इसमें ये ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप इसलिए भी है कि जब इसको बाहर कर दोगे तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा लोन पेयर, तो ये बेसिक होगा, और जब इसको बाहर कर दोगे तो सल्फ़र पे आ जाएगा लोन पेयर, तो ये भी बेसिक होगा, है ना। लेकिन ये सल्फ़र पे जो लोन पेयर है, सल्फ़र का साइज़ नाइट्रोजन के साइज़ से बड़ा होता है ना। तो सल्फ़र एक बड़े वॉल्यूम में एक लोन पेयर है, या दो लोन पेयर है, जो भी है, जितने भी लोन पेयर हैं, तो एक बड़े वॉल्यूम में है नहीं, और यहाँ पर एक छोटे वॉल्यूम में है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है। तो अगर छोटे वॉल्यूम में एक लोन पेयर है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा ना, क्योंकि, है ना, छोटे वॉल्यूम में वो डिस्पर्स्ड कम होगा। इसके पास भले दो लोन पेयर हैं लेकिन वो बड़े वॉल्यूम में है, तो बड़े वॉल्यूम में होगा तो उसका डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये रिलेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप है इसकी तुलना में, ठीक है। लेकिन हैं दोनों पुअरर, दोनों के केस में मेजर यही बनेगा, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करना है तो ऐसा हो जाएगा। समझ के बात ना। चलिए, अगर मान लो इसी में दूसरा क्वेश्चन करें, ऑर्डर ऑफ सेम चीज़, परसेंटेज ऑफ A व्हेन Y इज लेट अस से ब्रोमीन एंड Z इज, ठीक है, Z इज A मान लो हमने ले लिया इथॉक्साइड आयन, B ले लिया हमने आइसोप्रोपोक्साइड आयन, C ले लिया हम लोगों ने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है, और D ले लिया उससे भी बड़ा आयन, ठीक है। तो इस बार Y सबके लिए ब्रोमीन है, बेटर लिविंग ग्रुप है,
ए का परसेंट हम लोग को बताना है जब z इनमें से कोई हो तो उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो जितना बल्कियर बेस होता जाएगा उतना इधर से, है ना, H निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। एंड ऑफ द या टर्मिनल ऑफ द मॉलिक्यूल से आसानी से निकाल सकता है बल्कियर बेस। तो ए हॉफमैन का जो प्रोडक्ट है वो डी के साथ सबसे ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बल्कियर है, फिर सी के साथ, फिर बी के साथ और सबसे कम ए के साथ, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर जो परसेंट ऑफ ए है वो सबसे ज़्यादा डी के साथ, फिर सी के साथ, फिर बी के साथ और फिर ए के साथ, क्योंकि ए सबसे छोटा बेस है तो इधर से और इधर से दोनों जगह से निकाल सकता है ना। तो और इधर से ही मेजर बनेगा क्योंकि वाई जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा आपसे कि जब डी ये होगा तो ये मेजर हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा है। ये इस मॉलिक्यूल में ये मेजर कभी नहीं बनेगा, चाहे कितना भी बड़ा बेस ले लो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस वाले बीटा हाइड्रोजन के पास हिंड्रेंस नहीं होता, नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ रहे हैं हम लोग, हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में इतना ही। अब थोड़ा सा आगे एक दूसरा मैकेनिज्म देखा जाए। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट मैकेनिज्म E1CB मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है अपना E1CB मैकेनिज्म और E1CB का फुल फॉर्म है एलिमिनेशन 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर बाय CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर बाय कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, ठीक है। तो E1CB कब होगा उसके लिए कंडीशन लिख ली जाए। अब ये E2 नहीं है, E1 पढ़ लिए हम लोग और E2 पढ़ लिए हम लोग। अब एक नया मैकेनिज्म E1CB जो वहाँ पर हम लोग पहले दिन क्लासिफाई किए थे, ठीक है। इसके बाद एक और बचा है कौन, EI, है ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कब E1CB सोचेंगे, लिखिए, लिखो। पुअर लिविंग ग्रुप, हाईली एसिडिक बीटा H, सम कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर। पुअर लिविंग ग्रुप, हाईली एसिडिक बीटा H, सम कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर and strong base favors E1CB mechanism, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि ऐसा हम लोग को दे दिया, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वही सारे स्ट्रॉन्ग बेस जो हम लोग E2 में इस्तेमाल किए थे, ठीक है। तो ये अपना मान लो एक मॉलिक्यूल है, तो अब इसमें E1CB होगा कि E2 होगा कि कौन सा होगा, ये बात हम लोग को कैसे समझ में आना है, तो इसकी कंडीशन देखना है। सबसे पहले क्या देखो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप हाईली एसिडिक, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो ये वाला H एसिडिक ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर NO2 का स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग और भी कैसे चेक करते हैं कि अगर ये H+ निकाल दो तो जो नेगेटिव आएगा वो NO2 में डीलोकलाइज्ड होगा, है ना। तो वही लिखा गया है कि पुअर लिविंग ग्रुप, हाईली एसिडिक बीटा H, सम कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो NO2 जो है इसके कॉन्जुगेट बेस को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E1CB मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू होगा, ठीक है। एल्कीन तो क्या बनेगा दिख रहा है, लेकिन इस बार इसका मैकेनिज्म जो है वो दूसरा हो गया, E2 से नहीं हो रहा है ना। तो चलो ये हम लोग एल्कीन क्या सीधा मैकेनिज्म ही लिखें, क्योंकि एल्कीन तो पता ही अपने को क्या बन रहा है।
तो NaNH2 जो है ये सबसे पहले इस H+ को कंप्लीट बाहर कर लेगा, है ना, और कंप्लीट बाहर करने के बाद कुछ ऐसा स्पीशीज़ बनता दिखाई दे रहा है ना। E1CB बेसिकली E2 हॉफमैन का, जो हॉफमैन हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना, E2 हॉफमैन का लिमिटिंग केस है। मतलब वहाँ कार्बेनायन जैसा कैरेक्टर आता था और यहाँ पर कार्बेनायन बन जाता है, बन गया ना ये कार्बेनायन, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बोल दिया इसको हम लोगों ने, और ये बन गया है क्या, कार्बेनायन। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कार्बेनायन बनता है, ठीक है। और ये कार्बेनायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है NO2 में। तो कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है उस बीटा H का, और उसको स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है वो NO2 है, जो रेजोनेंस के थ्रू इसको डीलोकलाइज कर रहा है, डिस्पर्स कर रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब पहले स्टेप में ये होगा, और पहला स्टेप ये जो होता है E1CB मैकेनिज्म में, ये रिवर्सिबल और फास्ट होता है, ठीक है भाई। ये एसिड बेस रिएक्शन है, तो एसिड बेस रिएक्शंस आर बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। तो ये ऐसा बन गया, है ना, रिवर्सिबल फास्ट, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो सिंपल है, क्या होगा दिखाई दे रहा है ना। अब जो नेगेटिव चार्ज आ गया है वो अटैक करके फ्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाते हुए फ्लोराइड आयन को बाहर कर देगा, और ये वाला स्टेप इसका RDS स्टेप होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा जो प्रोडक्ट RHNO2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। कौन सा एल्कीन वो तो दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इस बार जो मैकेनिज्म हो जाएगा वो 2 स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में फास्ट रिवर्सिबल एसिड बेस रिएक्शन होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज है इसलिए ऐसा ये H+ निकल जा रहा है, वहाँ पे नहीं निकल रहा था क्योंकि वहाँ पर स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस नहीं था। और यहाँ पर अपना ये वाला स्टेप फिर पाई बॉन्ड बना के, क्योंकि ऐसे तो ये इनफाइनाइटली नहीं रह सकता, कार्बेनायन है, अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, तो इसको अब बॉन्ड बना के फ्लोराइड को बाहर करना ही होगा और ये प्रोडक्ट बनाना ही होगा, ठीक है ना। तो ये अपना इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए और इसका जरा रेट लॉ लिखिए, R बराबर K। इसका प्रॉपर्टीज़ में अगर हम लोग जाएं तो इसका रेट लॉ बराबर क्या होगा, है ना, कैसे इसका रेट लॉ क्या आएगा। तो क्योंकि देखो ये RDS है और इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में ये कार्बेनायन जो है ये बॉन्ड बनाते हुए फ्लोराइड को बाहर कर रहा है, तो एक ही मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी है वो तो 1 है। हम लोग पढ़े थे ना कि जो ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूलरिटी इज डिसाइडेड बाय द RDS स्टेप। तो इसके RDS में एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 लिखा गया है, यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। अब हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं और रेट लॉ में हम लोग ऑर्डर पहचानेंगे कि ऑर्डर क्या होगा। तो RDS मेथड तो सबको मालूम होगा, याद होगा कैसे रेट लॉ लिखते थे। तो हम लोग रेट लॉ लिखेंगे R बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट, क्योंकि यही RDS है। अब ओवरऑल रिएक्शन में यहाँ से जब ये बना तो इसमें तो ये इंटरमीडिएट है नहीं, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे इस इक्वेशन की मदद से, क्योंकि ये फास्ट रिवर्सिबल है तो इसका एक K इक्विलिब्रियम होगा, और इसका K इक्विलिब्रियम हम लोग लिख देंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर ये कार्बेनाइन इंटरमीडिएट है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे। अब यहाँ से जो I है ना, वो I हम लोग लिख देंगे K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। तो इंटरमीडिएट का रिएक्शन ये जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पुट कर देंगे, तो K इंटू K इक्विलिब्रियम एक नया K डैश लिख देते हैं इंटू RY इंटू बेस, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रेट लॉ ये आया, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस एल्काइल हैलाइड एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस बेस, मतलब इसका ऑर्डर आ जाएगा 2, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी है कितना, 1। क्लियर हुआ ना बात। तो यही बात मैं बार बार कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर आएगा। यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 आया है और मॉलिक्यूलरिटी 1 आया है, ठीक है। इसका एनर्जी प्रोफाइल भी बना के दिखाइए, है ना, इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको नोट कर लो सब लोग।
हाँ भाई, तो इसका अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल बनाएं, एनर्जी प्रोफाइल, तो देखो तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, इधर एल्काइल हैलाइड है प्लस बेस है, तो ऐसा है ना, पहला स्टेप फास्ट रिवर्सिबल था तो ऐसा बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर अपना कार्बेनाइन बन गया है, और दूसरा स्टेप फास्ट है तो ऐसा, सॉरी दूसरा स्टेप RDS है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा जाएगा, दो ट्रांजिशन स्टेट इसके पास होंगे, और यहाँ पर अपना एल्कीन बन जाएगा। इसकी एनर्जी से इसका एनर्जी अभी भी थोड़ा सा ऊपर है ना, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा ना, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये फास्ट है, ये एक्टिवेशन ज़्यादा है तो ये RDS है, और ऐसा इससे इसका एनर्जी नीचे है क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है और ये इंटरमीडिएट है, तो ये हमेशा नीचे रहेगा, है ना, और थोड़ा नीचे कर लिया जाए, ठीक है भाई, ऐसा कुछ है ना। चलो बना लिया होगा, तो बस इसमें और कुछ नहीं है, तो इसका एनर्जी प्रोफाइल और रेट लॉ समझ गए हम लोग। अब कब होगा कहाँ होगा ये बात कंडीशन में समझ गए, तो देखो तो ज़रा कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, है ना। जैसे देखो ClHCl, आपको इस तरह में अब प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, इसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप बना ही लोगे। अब बोलेगा कि फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू विच मैकेनिज्म, ये सवाल हो गया। तो ये अगर क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा, तो अब आपको ये कंडीशन देखना होगा। तो देखो तो ज़रा, तो यहाँ ये अल्फ़ा पर फ्लोरीन है तीनों और बीटा पर एक H है ना, तो बीटा पोजीशन का ये दोनों क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग -I लग रहा है, और H+ जब बाहर करोगे तो इस पर जो नेगेटिव आएगा ये दोनों क्लोरीन के वेकेंट d ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग करेगा क्या, नहीं, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रहा है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो बनने वाला कार्बेनाइन है ये स्टेबल है, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, और पुअर लीविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मतलब अब यहाँ पर मैकेनिज्म विल बी E1CV, बड़े आसानी से बोल देंगे। तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है ना। तो मैकेनिज्म पहचानना है आप, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जहाँ जहाँ एसिडिक पुअर लिविंग ग्रुप हो, हाईली एसिडिक बीटा H हो, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ एक फ्लोरीन न होकर हाइड्रोजन होता, तीनों फ्लोरीन जुड़ा है ना, लेकिन अगर एक फ्लोरीन न होकर वहाँ हाइड्रोजन होता तो E2 हो जाता। बोलिए जरा, बात आ रही है ना समझ में, उस केस में E2 हो जाता, क्योंकि ये H निकलता और ये क्लोरीन बाहर जाता, जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है ना। तो बोलिए सर क्यों सर, इधर से देखते तो E1CV है, इधर से देखते तो E2 है, तो कैसे डिसाइड कर लेंगे कि E2 होगा। भाई सिंपल सी बात है, मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि E2 फास्ट होना चाहिए। क्यों भाई, फास्ट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही स्टेप में हो जाएगा, जिस स्टेप में H निकलेगा, लिविंग ग्रुप भी बढ़िया है, बहुत आसानी से दोनों चीज़ें निकल रही होंगी, ठीक है। और अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है तो पहले कार्बेनाइन बन रहा है, फिर वो कार्बेनाइन पुअर लिविंग ग्रुप को बाहर कर रहा है ना, तो इतना टाइम लग रहा है, और प्लस स्लो हो रहा है, कई स्टेप में हो रहा है, तो वन स्टेप रिएक्शन है और लिविंग ग्रुप अच्छा है तो E2 प्रीडोमिनेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन होता तो E2 मैकेनिज्म हो जाता। और देखो और कहाँ पर हो सकता है, जैसे पहला ये हो गया, मान लो ऐसा दे दिया R⁻O CH H है ना, और यहाँ पे दे दिया CH2OH, ठीक है, और एरो पे दे दिया NaNH2 हीट। तो यहाँ पर किस मैकेनिज्म से जाएगा, यहाँ पर भी E1CV मैकेनिज्म से जाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा हो गया, ये पुअर लिविंग ग्रुप हो गया, ये बीटा हो गया, ये निकलेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये कॉन्जुगेटेड है इस कार्बोनिल के साथ, तो हाईली स्टेबल बीटा है, वो है कार्बेनाइन, ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर भी जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, प्रोडक्ट तो यही बन रहा है ना, E1CV मैकेनिज्म से जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक थोड़ा सा डाउट है
ये H भी तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सर ये बेस इसको क्यों नहीं खींच ले रहा है? NH2 माइनस तो इसको खींच ही सकता है ना, तो इसको खींच ले, इसको क्यों खींच रहा है? तो बिल्कुल बेशक यहाँ से भी H प्लस खींच सकता है वो, लेकिन यहाँ से H प्लस खींचेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ से H प्लस बाहर चला गया, O माइनस हो जाएगा, बस। अब तो उसके आगे तो कुछ बनेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि O माइनस यहाँ बॉन्ड बनाकर उसी को बाहर कर देगा, नहीं। बोलिए भाई, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा O माइनस बनेगा, सॉल्वेंट के पास H है ही, फिर से आकर जुड़ जाएगा, तो वो रिवर्सिबिलिटी चलती रहेगी, वो पैरेलल स्टेप चलता रहेगा और वो रिएक्शन को हिंडर नहीं करेगा। लेकिन एक बार भी अगर यहाँ से H प्लस निकला, क्योंकि ये भी हाईली एसिडिक है, तो अगर एक बार भी यहाँ से निकला तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट इसको बोल दे रहे हैं। क्लियर हुआ बात? चलिए, उसी तरह से मान लो अगर ऐसा हो, मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, O C डबल बॉन्ड O CH3 NO2, है ना, और यहाँ दे दिया एल्कोहलिक KOH हीट, ठीक है। मान लो ऐसा हो, PH CH और यहाँ पर CH2F, ठीक है, एल्कोहलिक KOH हीट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी है ना, ये अल्फ़ा, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बीटा पोजीशन हो गई जहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है, ये H हाईली एसिडिक है, इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ से जाएगा, ये बाहर बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट अगर अपने को लिखना होगा तो मेजर प्रोडक्ट हम लोग तो ये लिख देंगे, है ना, और ये प्रोसीड होगा E1CP मैकेनिज्म से। सिमिलरली अगर इसको देखो तो ये अल्फ़ा है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बीटा पोजीशन पर H है, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस में जाएगा, है ना, और ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर कर देगा, है ना। तो यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म होगा वो E1CP मैकेनिज्म से हो सकता है। समझ गए बात ना? चलिए, तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, है ना। यहाँ पर कुछ लोग सोचोगे कि सर यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है ना, और ये बीटा H है, अगर ये दोनों एंटी हैं तो ये तो E2 से भी जा सकता है ना। पढ़े थे ना हम लोग E2 में भी, E2 हॉफमैन, याद आ रहा है ना। तो वहाँ पर तो ये एग्जाम्पल देखे थे, यहाँ NR3 प्लस रखे थे हम लोग, है ना। तो सर ये तो E2 से भी जा सकता है, E2 हॉफमैन से भी, और E1CP से भी जाने का कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो ये सही बात है। देखो E1CP जो है वो E2 हॉफमैन का ही लिमिटिंग केस है, मतलब वहाँ कार्बेनाइन जैसा कैरेक्टर आता था और यहाँ पर कार्बेनाइन बन जाता है। तो अब कहाँ पर कार्बेनाइन जैसा कैरेक्टर आएगा और कहाँ पर बन जाएगा? तो अगर कोई बीटा पोजीशन पर कोई कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है तो ज़्यादातर चांसेस उसके E1CP से जाने के होते हैं, ठीक है। तो वो E1CP से ज़्यादा चांस है कि वो जाएगा, है ना। अगर कोई कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है तो E2 हॉफमैन से जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछे कि ये किस मैकेनिज्म से जाएगा, तो ये श्योर आप लिख दोगे कि E1CP से जाएगा, है ना। लेकिन मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता और यहाँ पर बेस वही वाला दे देता, बोलता ये किससे जाएगा, तो आप पुअर लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर E2 हॉफमैन बोल दोगे। समझ गए बात ना। तो अगर कोई कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है तो वहाँ पर आप E1CP बोलेंगे। क्लियर हुआ बात? ठीक, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। वहाँ भी हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल लिया था और वहाँ पर हम लोग क्योंकि उसको E2 में पढ़ रहे थे, तो ये मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे समझा दूँ कि देखो यार, कोई मॉलिक्यूल, अब अगर दो मैकेनिज्म बहुत क्लोज हैं एक दूसरे, बहुत फाइन लाइन है दोनों को डिवाइड करने के, जैसे यहाँ पर, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा, अगर इसका 1 मोल ले लें तो पूरा E1CP से जाए या पूरा E2 से ही जाए, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है रिएक्शन मिक्सचर में कि कुछ मॉलिक्यूल E1CP से बन रहे हैं और कुछ E2 हॉफमैन से भी बन रहे हैं, है ना। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। समझ गए बात ना। तो एक रिएक्शन कभी कभी दो मैकेनिज्म से भी होता है एक साथ पैरेलली, जब दोनों कंडीशन ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं तो दोनों मैकेनिज्म से हो रहा होगा। हाँ, लेकिन सवाल की बात है कि अगर सवाल पूछा ये और अपने को आंसर बताना है तो हम लोग E1CP बता देंगे, ठीक है ना।
अगर पूछा है तो फिर E1CV बता देंगे। ऑल्दो हो सकता है कि E2 से भी कुछ मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो समझ में आई बात कहाँ कहाँ पर अपना E1CV मैकेनिज्म जो है वो पॉसिबल होगा। जहाँ जहाँ पर हाईली एसिडिक बीटा एच हो, पुअर लीविंग ग्रुप हो, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो, उन सभी जगहों पर हम लोग E1CV मैकेनिज्म फॉलो कराएंगे। एक और सवाल जरा करो तो, PH CH2 CH2F और यहाँ पर है KOD, साथ में CH3 CH2OD हीट, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, +4 -2 बताइए। हो गया, चलो तो क्या क्या आया आंसर, चलिए मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं इसका, बी होगा और सी होगा। देखो तो ये दोनों बना क्या है ना, देखो क्या है, इसको एक्सप्लेन किया, कुछ लोगों ने सही किया होगा। देखो इसमें क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेस है जिसके पास ड्यूटेरियम है, मतलब है ना सॉल्वेंट में ड्यूटेरियम प्लस है, तो यहाँ पर ये E1CV मैकेनिज्म से हो रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो E1CV मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है ना, पहला स्टेप अगर आप याद करें तो यहाँ पर CH2F और यहाँ पर KOD और ETOD हीट, ठीक है। तो पहला स्टेप ये जो OD माइनस है ये बेस H+ बाहर करेगा, यहाँ PH CH माइनस बनेगा और यहाँ पर CH2F ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और पहला वाला स्टेप फास्ट रिवर्सिबल होता है, याद है। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं होना, ये बॉन्ड यहाँ बनाते हुए इसको बाहर कर देगा, एल्कीन बन जाएगा। मतलब ये प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है कि ये बॉन्ड यहाँ बना दे, फ्लोरीन बाहर कर दे, तो ये अपना बन गया, तो ये प्रोडक्ट तो अपना है ही। लेकिन क्योंकि ये फास्ट रिवर्सिबल है और इसका H+ गया है, लेकिन सॉल्वेंट के पास ढेर सारा अभी D है, चाहे इसके पास देख लो चाहे इसके पास देख लो। तो अब जब अगर फास्ट रिवर्सिबल है मतलब यहाँ पर वापस H एब्स्ट्रैक्ट होना है, तो H की जगह पर इस बार कौन एब्स्ट्रैक्ट होगा, D होगा। तो जो अब नया रिएक्टेंट बन जाएगा वो यहाँ पर एक D आ जाएगा, और यही चीज़ फास्ट रिवर्सिबल है तो फिर से हो जाएगी, और जब फिर से होगा तो D भी निकल सकता है और H भी निकल सकता है। तो अगर D निकला तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पहुँचे फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन एक बार भी H निकला तो अब आफ्टर वन स्टेप हम लोग ऐसा पहुँच जाएंगे, क्या इस तरह का भी रिएक्टेंट मिल जाएगा आपको। और अब इस तरह का रिएक्टेंट जब मिलेगा तो यहाँ पर दोनों H जो हैं वो D से रिप्लेस हो चुके हैं। तो अब यहाँ से जब D+ बाहर करोगे निगेटिव आएगा, ये बॉन्ड बनाते हुए इसको बाहर करेगा, तो यहाँ पर D एक रह जाएगा, तो ये प्रोडक्ट भी अपना बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाई एनी मीन्स ये दोनों हाइड्रोजन किसी भी स्टेप में चेंज नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन किसी स्टेप में नहीं निकल रहे, मतलब यहाँ पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से एक ये प्रोडक्ट मिलेगा और एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर हुआ बात ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैकेनिज्म का यहाँ पर इंपॉर्टेंस है और ये एक बढ़िया एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आ जाओ।
E1CV मैकेनिज्म इतना ही है बस। अब लिखिए नेक्स्ट मैकेनिज्म EI मैकेनिज्म, और EI का फुल फॉर्म है एलिमिनेशन, I स्टैंड्स फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। तो I स्टैंड्स फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इसमें एक पॉइंट लिखिए, है ना, EI कब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन पहला टर्शरी अमीन ऑक्साइड्स, दूसरा एस्टर्स, और तीसरा ज़ैंथेट्स, ठीक है। तो दिस मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन टर्शरी अमीन ऑक्साइड्स, एस्टर्स एंड ज़ैंथेट्स। ज़ैंथेट्स एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बताते हैं अभी क्या होता है। बाकी अमीन ऑक्साइड भी आप शायद पहली बार देख रहे हो, तो इसको भी बताते हैं, एस्टर आप जानते हो, ठीक है। तो EI मतलब क्या, कि जब हम लोग इन तीनों मॉलिक्यूल को सिंपली हीट करते हैं, कोई बेस वेस नहीं, है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी एलिमिनेशन शो करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करते हैं, और वो जिस मैकेनिज्म से एलिमिनेट होते हैं दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड EI मैकेनिज्म, ठीक है। और इस रिएक्शन में अगर हम लोग पूछा जाए स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना, EI में जो स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वो होता है सिन, जैसे E2 में होता है एंटी, यहाँ पर होता है सिन कोप्लेनर। और रीजियो केमिस्ट्री, है ना, रीजियो केमिस्ट्री क्या मतलब, पहले भी शायद बात की हम लोग। रीजियो केमिस्ट्री मतलब सेटजेफ और हॉफमैन में कौन बनेगा, मतलब पोजीशन आइसोमर्स में से कौन बनेगा ना, तो रीजियो केमिस्ट्री इज हॉफमैन, मतलब यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, हॉफमैन बनेगा, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन EI मैकेनिज्म से इनको हीट करके एल्कीन बनाने का, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। मतलब EI मैकेनिज्म के थ्रू जो एल्कीन बनता है इन तीनों मॉलिक्यूल से, इसको हम लोग पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। और इस रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री, जो अल्फा बीटा पोजीशन पे जो ग्रुप होंगे जो एलिमिनेट होंगे, उनको सिन कोप्लेनर होना चाहिए, सिन सेम साइड होने चाहिए। और रीजियो केमिस्ट्री यहाँ पर हमेशा क्या बनाओगे, हॉफमैन बनाओगे। क्लियर हुआ बात इतना? तो चलो एक एक करके समझते हैं तीनों को, टर्शरी अमीन ऑक्साइड, एस्टर्स और ज़ैंथेट्स को। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके तीनों का EI मैकेनिज्म समझा जाए, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड हम लोग लिख रहे हैं बाय, है ना, पायरोलिसिस ऑफ टर्शरी अमीन ऑक्साइड। हम लोग एल्कीन बना रहे हैं टर्शरी अमीन ऑक्साइड को हीट करके, है ना, तो हीट के लिए टर्म लिखा गया है पायरोलिसिस, है ना। और इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, कोप एलिमिनेशन बोलते हैं, है ना, कोप एलिमिनेशन, ठीक है। देखो तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। मान लीजिए हमने ऐसा कुछ ले लिया ना, CH, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर ले लिया हमने N, CH3, O माइनस, और N पर प्लस। जरा देखो जरा, इस नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप ये है, 1 एल्काइल ग्रुप ये है, तो ये टर्शरी अमीन था, लेकिन उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ, तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा टर्शरी अमीन ऑक्साइड, ठीक है, टर्शरी अमीन ऑक्साइड। और बनता कैसे है, क्योंकि किसी रिएक्शन में आपको ऐसा दे देगा ना, टर्शरी अमीन ले लिया, और है ना, मान लीजिए इसका रिएक्शन अगर जैसे किसी
परऑक्सी एसिड से करा दिया है ना, परऑक्सी एसिड से करा दिया, या एरो पर H2O2 भी लिखा रह सकता है ना। तो इन अगर रिएजेंट्स के साथ परऑक्सी एसिड आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ये परऑक्सी लिंकेज होगा इसमें, है ना। तो इसके साथ करा दिया या H2O2 के साथ करा दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, इसके पास ऑक्सीजन आएगा और ये इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाकर R3N और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ऐसा बना देगा। और इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे बना दें। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हम लोग इनमें इसके साथ करा दें तो ये बना देगा क्या, टर्शरी अमीन ऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग अमीन्स में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी आप जब डिफरेंट सोर्सेज से जब क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कहीं पर, है ना, पहले स्टेप में ये लिख देता है और फिर दूसरे स्टेप में पायरोलिसिस कराता है। तो आप यही नहीं जानते हो तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़ लिए, जैसे पढ़ेंगे आगे। तो ये टर्शरी अमीन ऑक्साइड है और इसको अगर सिंपली हीट किया जाए करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखो ये जो नाइट्रोजन जुड़ा है ये अल्फा कार्बन से जुड़ा है और उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन हो गया, है ना। तो हाफमैन बनाना है, यहाँ पर एक ही चांस है और जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो हाफमैन बनाना है। हाफमैन का हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, वो H बाहर करोगे जहाँ कार्बेनाइन बनता तो ज़्यादा स्टेबल बनता, है ना। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन हाफमैन बनाना है तो हम लोग हर बार वही दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग आंसर कर देंगे जो हाफमैन में मेजर बनाते समय करते थे। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। जब इसको 100 डिग्री के आसपास हीट करेंगे तो बीटा पोजीशन से ये H जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये अपना लीविंग ग्रुप लेकर, है ना, ये बॉन्ड तोड़कर बाहर हो जाएगा, बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में जो बाहर होने वाली स्पीशीज़ है ना, वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया अपना EI मैकेनिज्म के थ्रू इस तरह से एल्कीन बनाते हैं। और इसमें ये जो लीविंग ग्रुप है और ये जो H है, इन दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, हमेशा सिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सिन, तो इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। देखो, दरअसल ठीक है, होता क्या है कि ये अल्फ़ा है, ये वाला बीटा है, ये जो O माइनस है ना, जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो ये जो O माइनस है ये इस H प्लस को ट्रैप करता है, इस H प्लस को ट्रैप करता है। तो जब ये H प्लस निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने लगता है, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने लगता है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होते हुए लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाता है। ठीक है, और रास्ते में ये एक ही स्टेप में होता है, रास्ते में एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट अपने को दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि वन स्टेप मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर, है ना, ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, दिखाई दे रही बात, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है और ये ट्रांजिशन स्टेट भी साइक्लिक है, बोलो तो ज़रा, है ना। और हम लोग ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक कहाँ देखें, याद आ रहा है ना, कहाँ कहाँ देखें, ज़रा एक बार याद करो तो, याद करवाऊँ आपको, सोचिए कहाँ कहाँ देखें। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में जब एल्केन बना रहे थे तो वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता था, एक वहाँ देखे थे। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में बीटा कीटो एसिड या जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा गामा वाले में भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखे थे। और अब हम लोग एक यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक देख रहे हैं। अब जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा, जो बॉन्ड बन रहा था वो बन जाएगा, और जो मेजर प्रोडक्ट अपना बनता दिखाई दे रहा है वो ये वाला बनता दिखाई दे रहा है। समझ गए बात। अब क्योंकि ये वाला O माइनस इस H को बाहर कर रहा है, तो ये जो मैंने वेज पर दोनों बनाए हैं, जरूरी नहीं कि वो वेज पर हो, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो सिर्फ इंडिकेशन है कि यही दोनों सेम साइड होने चाहिए। मतलब इस H का और इस ग्रुप का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मतलब कि जो अल्फ़ा पर लीविंग ग्रुप ये है और जो बीटा पर H है वो दोनों सेम साइड होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इन दोनों को वेज पे बनाकर इंडिकेट किया है।
क्यों ऐसा ज़रूरी है? देखो तो इधर से O माइनस है ना, क्योंकि ये वाला ग्रुप अगर इधर है तो अगर ये वाला ग्रुप घूम के पीछे चला जाए, मतलब ये वाला ग्रुप पीछे चला जाए तो इस H तक ये O नहीं पहुंच पाएगा ना। तो एक ग्रुप इधर है और दूसरा H इधर है और इसके पास O है, O माइनस है, तो ये O माइनस इधर से ही H प्लस खींच पाएगा। अगर ये पीछे हो जाए तो फिर इस H तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इन दोनों को क्या होना चाहिए? सेम साइड होना चाहिए, सिन होना चाहिए। क्लियर हुआ बात इतना? तो ये हो गया पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, है ना। इसको नोट कर लीजिए भाई सब लोग, है ना। फिर देखो इसी में दूसरा जो है वो है बाय पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, बाय पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो देखो एक एस्टर अगर हम लोग ले लें, या मान लो इसको भी करीब करीब अगर हम लोग 200-300 डिग्री पर हीट कर दें तो जो O वाले से जो R पार्ट जुड़ा हुआ है ना, एल्काइल एल्केनोएट, है ना। तो जो एस्टर, ये एस्टर दिखाई दे रहा है ना, R≡COOR दिखाई दे रहा है ना। तो जो O वाले पार्ट से जो ग्रुप दिखाई देता है इसमें एलिमिनेशन होता है, इस वाले पार्ट में नहीं। ठीक है ना। तो O से जो, क्योंकि ये जो है ना ये लिविंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट आयन, है ना, वो लिविंग ग्रुप है। तो देखो ये वाला कार्बन अपना अल्फा हो गया जिससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन अपना बीटा हो गया। जब इसको हीट करते हैं तो ये बीटा पोजीशन से H जाता है, यहाँ पाई बॉन्ड बनता है, ये लिविंग ग्रुप के साथ, है ना, बाहर चला जाता है। तो जो एल्कीन बन रहा है वो तो दिखाई दे रहा है अपने को, और साथ में ये O माइनस बन के बाहर जाएगा, यहाँ पर H है तो दोनों जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। क्लियर हो बात ना अपना। तो ये EI मैकेनिज्म से ये भी हो रहा है ना, सिर्फ हीट करने पर ये हो रहा है। और इसका भी अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें तो इसमें भी इस H को और इस ग्रुप को क्या होना चाहिए? आपस में सिन होना चाहिए। तो जैसे ये इधर है और ये CH2, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, और इसको हीट कर रहे हैं नहीं, तो ये वाला जो लीविंग ग्रुप है और ये वाला H है, अल्फा और बीटा पोजीशन पर, ये दोनों आपस में हमेशा किधर होने चाहिए? सेम साइड, है ना। तो क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसको ट्रैप करता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है। ठीक है, और बीच में एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बना नहीं रहे हैं, सेम वैसे ही पुराना जैसा कोप एलिमिनेशन था, ठीक वैसे ही। तो ऐसा बनता है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट अपने को बनना है वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन O18 दे देता, ये वाला ऑक्सीजन O18 दे देता, और देता है क्वेश्चंस में, तो आप यहाँ पर भी O18 ढूंढते। तो यहाँ कहाँ ढूंढते आप? तो आप क्या कर देते? आप यहाँ बना देते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप सिंगल बॉन्ड पे बना देते। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये बॉन्ड इधर आ रहा है, ये बॉन्ड इधर आ रहा है, मतलब अब इस जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था ये टूट कर यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, और ये H प्लस इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये बॉन्ड इसके साथ टूट जा रहा है। मतलब अब इस कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऐसा है। मतलब अगर ये वाला O18 होता तो ये होता, और यहाँ पर अब कैसा बॉन्ड आ जा रहा है? डबल आ जा रहा है। मतलब इस बार जो अपना हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते तो ये O18 हो जाता, है ना। मतलब यहाँ पर भी ये O18 होगा। तो ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर सवाल दे देता है, तो ये चीज़ आप अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना पायरोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसमें भी, है ना,
EI के तीनों मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी और रिजियोकेमिस्ट्री हॉफमैन रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसमें एक और है, देख ही लेते हैं। तीसरा जो है वो है पाइरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स। देखो ज़ैंथेट्स जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसा होता है, ROC∠S है ना। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ज़ैंथेट्स बोलते हैं, है ना। तो देखो इसके पाइरोलिसिस से कैसे एल्कीन बनता है, जैसे ये R पार्ट, ये CH, ये H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर C∠S, यहाँ पर S, और मान लो यहाँ पर मिथाइल है। इसको अगर हम लोग हीट कर दें, है ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये लीविंग ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा से H जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड बाहर, है ना। तो एल्कीन तो जो बन रहा है वो तो अपने को ठीक वैसा ही है, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल बनेगा देखो वो ये बनेगा, C∠O सिंगल बॉन्ड SH और यहाँ पर SCH3, है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखोगे कि जो ऑक्सीजन के साइड से जो R पार्ट जुड़ा है उसी में एलिमिनेशन होता है, सल्फर के साइड वाले से नहीं, है ना। ज़ैंथेट्स में ऑक्सीजन के साइड से जो R पार्ट है उसके बीटा पोजीशन से H जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा, है ना। और इसका भी मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो सेम एग्जैक्टली सेम है ना। बस वो कंपाउंड कैसे बना वो अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ ऑक्सीजन ये और ये सेम साइड होना चाहिए, यहाँ पर C∠S है, यहाँ पर SCH3 है। ठीक है, जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये वाला जो ग्रुप है और ये वाला इस अल्फा बीटा में ये लीविंग ग्रुप को और इस H को क्या होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। यहाँ पर ये सल्फर इस H को ट्रैप करता है, ये बॉन्ड इधर आता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है। तो दिख रहा है आपको कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। H इस सल्फर से जुड़ रहा है तो ये बॉन्ड H के साथ बन लेगा और अपने को ये कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या, प्लस, है ना, CH3S C सिंगल डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड SH। ठीक है, इसमें भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सिन एंड रिजियोकेमिस्ट्री इज हॉफमैन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। क्लियर करें? तीनों मैकेनिज्म क्लियर हुआ। चलिए, राइट प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और उसको हम लोग डिस्कस देखते हैं। टाइम बचता है तो आज डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस अगर लिखना है ध्यान से एकदम क्वेश्चन करेंगे, है ना।
ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसमें एक ये क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए, बाकी आप करके लाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6 आप अभी ट्राई करिए और इसका आंसर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। कर लिया है? चलो, तो इसको करके रखेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, तो इसको डिस्कस करें। तो देखो ये कुछ देखा देखा सा समझ में आ रहा है। इसमें ये वाला हो गया अल्फ़ा और ये वाला कार्बन हो गया बीटा। ठीक है, एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं इसको, यहाँ पर पीएच कर दो ना। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही करो, है ना। पीएच ना करो, इसको यहाँ पर इथाइल ही रखा जाए, इसको डी कर लो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, है ना। पीएच कर सकते थे लेकिन फिर वो बाकी सवालों के लिए हिंट हो जाता। चलो देखा जाए तो ये अल्फ़ा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, और इसके पास क्योंकि एक ही बीटा एच है ये वाला, है ना, तो और कोई जाएगा नहीं, तो ये अल्फ़ा के साथ ये वाला बीटा जाने वाला है। लेकिन इस बार इस लीविंग ग्रुप और इस एच को आपस में क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए, नहीं सिन एलिमिनेट होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, E2 में क्या करते थे हम लोग, जो लीविंग ग्रुप है और जो बीटा का एच है, इन दोनों को सेम साइड लाते थे और उनको एंटी बना के बाहर करते थे, याद आ रहा है ना। तो इसमें भी हम लोग वही काम कर रहे हैं, इस लीविंग ग्रुप को और इस एच को सेम साइड लाएंगे पहले, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये वाला अगर इधर आएगा तो इवन एक्सचेंज करके लाना होगा, तो एच यहाँ आया, मिथाइल यहाँ आ गया, तो इस मिथाइल और इस इथाइल को फिर से एक्सचेंज कर दो। तो देखो तो इवन एक्सचेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ एच यहाँ डी है, मैंने यहाँ कोई चेंज नहीं किया, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ इथाइल आ जाएगा, यहाँ पर मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, और इस बार इस एच को, है ना, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये वाला बीटा कार्बन हो गया, तो इसको इस बार हम लोग सिन बाहर कर रहे हैं, इस बार एंटी बाहर नहीं कर रहे हैं। E2 में एंटी करते थे, तो देखो जब इन दोनों को एंटी करते थे तो ये दोनों ग्रुप आपस में, ये दोनों ग्रुप आपस में ट्रांस होते थे, याद आ रहा है ना, ट्रांस। लेकिन जब सिन बाहर करोगे तो ये दोनों ग्रुप आपस में सिस होंगे। ठीक है ना, समझ रहे बात। तो बना दिया जाए जरा, इसका सीधा आंसर लिखा जाए। देखो इस कार्बन पे दो ग्रुप हैं, मिथाइल और इथाइल, तो एक जगह मैं मिथाइल बना दिया, एक जगह मैंने इथाइल बना दिया। इस कार्बन पे दो ग्रुप है H और D, है ना। तो अब लेकिन D को मिथाइल के सिस होना चाहिए, तो मिथाइल के सिस में आएगा D, नहीं, और दूसरे पोजीशन पर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये एल्कीन कैसा बना, ट्रांस बना, एल्कीन ट्रांस बना। ट्रांस नहीं बोले इसको क्योंकि इसमें तो सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता ना, है ना, ये इसमें तो ये अलग अलग है ना, सेम होता है कोई अक्रॉस दी रोटेशन, तब हम लोग सिस ट्रांस बोल सकते हैं। तो इसको प्रायोरिटी देना होगा ना, ये 1 ये 2 और इसमें ये 1 ये 2, तो ये 1 1 अक्रॉस है, तो ये ई फॉर्म है, EZ वाला ई फॉर्म है। ठीक है ना। तो ऑल्दो इसको हम लोग न्यूमन बना के वैसे जैसे किए थे, इस H को और इसको दोनों को सेम साइड करके बाहर करते वही बॉक्स बना के, और वो दोनों ग्रुप किधर होते दिखाई देता। आप जब न्यूमन से भी बनाएंगे तो यही बनेगा, नहीं तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में अब सीधा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब इसको और इसको अगर सिन करके बाहर करोगे तो ये दोनों सिस जाएंगे, एंटी बाहर करोगे तो ये दोनों ट्रांस जाते थे। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर सीखने वाली थी। तो अब बाकी के क्वेश्चंस आप करके रखेंगे, +4 -1 करके, नेक्स्ट क्लास में उनके आंसर्स हम, है ना, लिख देंगे, ज़रूरत पड़ी तो एक्सप्लेन भी कर देंगे। चलिए, तो आज इतना काफ़ी हो गया है।
ठीक है, चलो भाई, नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिटरमाइंड, है ना। चलिए।